प्यारे बच्चों, आज हम आपको 12th क्लास की ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का 4th वीडियो शेयर कर रहे हैं। हुंस-डिकर रिएक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हुंस-डिकर रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं, सिल्वर एसीटेट की ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं। एक ब्रोमीन Ag के साथ मिल जाती है, एक ब्रोमीन CH3 के साथ मिल जाती है और CO2 अलग हो जाती है। इस रिएक्शन में CO2 गैस है, बाहर निकल जाती है। AgBr इनसॉल्युबल है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो CH3Br की यील्ड ज़्यादा होती है, इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट मेथड है एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की, और इसको नाम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। क्यों? डी मीन्स बाहर निकलना, कार्बोक्सिलेटिव मीन्स CO2 बाहर निकल रही है, COOH ग्रुप का। COOH ग्रुप था ना, जिसके H की जगह Ag लगा हुआ है। सिल्वर एसीटेट है, ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो COOH ग्रुप है वो बाहर निकल रहा है और Br आ रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन का नाम है डी कार्बोक्सिलेटिव ब्रोमिनेशन। ये एल्काइल ब्रोमाइड बनाने की बेस्ट मेथड है। अब हमें लेना है हेलो एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड अगर हम एक्सपोज कर दें लाइट की प्रेजेंस में, तो ये डिकम्पोज होकर के फ्री ब्रोमीन फ्री आयोडीन बनाते हैं, जिससे इनमें कलर डेवलप हो जाता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने पर वान डर वाल फोर्स बढ़ेगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है, वान डर वाल फोर्स भी मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है। तो जब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमाइड से ज़्यादा है, ब्रोमाइड का क्लोराइड से ज़्यादा है, क्लोराइड का फ्लोराइड से ज़्यादा है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि जैसे जैसे ब्रांचिंग होगी मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल गोल हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से वान डर वाल फोर्स कम हो जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। प्राइमरी हैलाइड में ब्रांचिंग नहीं है, सेकेंडरी में एक ब्रांच है, टर्शियरी में 2 ब्रांच हैं। तो प्राइमरी से सेकेंडरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सेकेंडरी से टर्शियरी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। आर्थो डाई हेलो एरीन यानी बेंजीन रिंग पर 2 हैलोजन पास पास हैं, तो आर्थो है। मेटा में एक कार्बन छोड़ के हैं, पैरा में 2 हैलोजन के बीच में 2 कार्बन छूटे हुए हैं, यानी इसमें 1,2 पर 2 हैलोजन हैं, इसमें 1,3 पर हैं, इसमें 1,4 पर हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट आर्थो वाले का ज़्यादा होगा मेटा से, मेटा वाले का ज़्यादा होगा पैरा से, क्योंकि आर्थो वाले में डायपोल मोमेंट ज़्यादा है मेटा से, मेटा का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है पैरा से। ये चीज़ हमने पहले डायपोल मोमेंट के एक वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें डायपोल मोमेंट, उसका भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। वान डर वाल फोर्स का भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 11th की प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखो तो पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पैरा वाले में 1 और 4 पर 2 हैलोजन है, वो सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने से क्रिस्टल में क्लोज पैकिंग होती है, जिससे पैरा वाले का मेल्टिंग पॉइंट आर्थो से ज़्यादा है, आर्थो का मेटा से ज़्यादा है। ये पॉइंट भी आपका ऐसा है जो क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम्स में। पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन सिमेट्रिकल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। डायपोल मोमेंट ऑफ पैरा डाई ब्रोमो बेंजीन इज 0। क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग पर 1,4 पोजीशन पर Br होंगे, तो एक का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ होगा, एक का नीचे की तरफ, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसीलिए पैरा वाले का जो डायपोल मोमेंट है वो 0 है। डेंसिटी भी मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब आयोडाइड की डेंसिटी ब्रोमाइड से ज़्यादा होगी, ब्रोमाइड की डेंसिटी क्लोराइड से ज़्यादा होगी। सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर वेट के इन्वर्सली है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा R ग्रुप का साइज बढ़ेगा,
हाइड्रोफोबिक करैक्टर बढ़ेगा और सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ये इस पेज में जितने भी पॉइंट्स आए हैं सारे इस तरह के हैं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस के रूप में पूछे जाते हैं। अब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइल हैलाइड में CX बॉन्ड पोलर है, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और हैलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये हैलोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और इसकी जगह पावरफुल न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो एक न्यूक्लियोफाइल की जगह जब दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या SN रिएक्शंस। और इनकी दो मैकेनिज्म होती हैं, एक SN1 यूनिमॉलिकुलर, एक होता है SN2 बाईमॉलिकुलर। आज हम इस वीडियो में केवल SN1 यूनिमॉलिकुलर डिस्कस करेंगे और जो पॉइंट्स हम SN1 में पढ़ेंगे उनका उल्टा हो जाएगा SN2 में, जो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम SN1 मैकेनिज्म शेयर कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह पढ़ लेना, फिर सेकंड वीडियो आपको और आसान लगेगा क्योंकि SN2 में इन्हीं का उल्टा करेंगे तो SN2 हो जाएगा। तो ध्यान देना, SN1 है यूनिमॉलिकुलर, SN2 है बाईमॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। S for substitution, N for nucleophilic, 1 for unimolecular, 2 for bimolecular। प्लीज सी SN1 ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड आयन बनेंगे, इसको आयोनाइजेशन कहते हैं। ये स्लो स्टेप है, इसमें कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और ये कैथोड की तरफ मूव करता है। दूसरे स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर OH आयन अटैक करेगा जो कि फास्ट स्टेप है। ध्यान देना, स्लो स्टेप में केवल एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको हम यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और रेट ऑफ रिएक्शन केवल स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, जो आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन केवल एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। इसीलिए ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये कंसंट्रेशन को बताता है और इसमें न्यूक्लियोफाइल भाग ही नहीं ले रहा और ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों हुई ये आ गया, यूनिमॉलिकुलर क्यों है ये आ गया। यूनिमॉलिकुलर का मतलब है कि जो स्लो स्टेप है उसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए इसको हमने कहा है यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकैटायन। तो जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है उन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि मान लो किसी रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकैटायन बना तो वो सेकेंडरी में चेंज होगा, सेकेंडरी बना तो वो टर्शियरी में चेंज होगा, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रिएक्टिविटी टर्शियरी की ज़्यादा है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की ज़्यादा है प्राइमरी से। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। रिएक्टिविटी किसकी ज़्यादा है? टर्शियरी के। क्यों? क्योंकि टर्शियरी कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफाइल। क्यों? क्योंकि स्लो स्टेप पे रेट डिपेंड करती है और स्लो स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं। तो रेट ना तो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगी ना नेचर पर। अगर एल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, ध्यान देना ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हेलोजन वाला कार्बन कायरल हो। कायरल मीन्स हेलोजन वाला कार्बन अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो। इसमें तो कायरल है ही नहीं क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप सेम है। अगर हेलोजन वाला कार्बन 3 अलग अलग ग्रुप और होते हेलोजन के अलावा उससे जुड़ा होता तो हम कहते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, कायरल है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड है तो जब उससे कार्बोकैटायन बनेगा तो वो प्लेनर होगा। प्लेनर का मतलब एक प्लेन में होगा, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक करेगा नीचे से भी। इसलिए डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी दोनों 50-50% बनते हैं, जिसको हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। समझ में आ गया? 50% डी बनेगा यानी ऊपर से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, 50% में नीचे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा,
तो 50% D और 50% L का मिक्सचर बनता है, जिसको हम कहते हैं रैसिमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैसिमाइजेशन। ये पॉलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयोनाइजेशन होता है, और आयोनाइजेशन हमेशा पॉलर सॉल्वेंट में ज़्यादा होता है। एलाइल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि डबल बॉन्ड के बाद वाले sp3 कार्बन पर Cl है, तो ये एलाइल हैलाइड क्लोराइड है। और एक बेंजाइल क्लोराइड है, जिसमें बेंजीन रिंग पर CH2Cl लगा हुआ है। ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के प्रति, क्योंकि दोनों का कार्बोकटायन रेजोनेंस के कारण स्टेबल है। ये एग्जाम में पूछते हैं कि ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव क्यों हैं, तो आप लिखोगे ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ एलाइल एंड बेंजाइल कार्बोकटायन, यानी एलाइल और बेंजाइल कार्बोकटायन ज़्यादा स्टेबल हैं। और क्यों ज़्यादा स्टेबल हैं? रेजोनेंस के कारण। अगला पॉइंट है कि आयोडाइड ज़्यादा रिएक्टिव है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज़्यादा रिएक्टिव है क्लोराइड से, क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव है फ्लोराइड से। तो ये हमने 10 पॉइंट आपको SN1 रिएक्शन के लिए बताए हैं। आज आप इस वीडियो को देखकर इन पॉइंट्स को समझ लेना। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट डे SN2 पढ़ाएंगे, जिसमें बिल्कुल इसका उल्टा करेंगे, और इन्हीं के पॉइंट्स को चेंज कर करके हम आपको SN2 बताएंगे। लेकिन SN2 समझने से पहले आप SN1 समझ लो, क्योंकि फिर साथ के साथ हम SN1 एंड SN2 में अंतर भी बताएंगे, क्योंकि एग्जाम में SN1 और SN2 में अंतर भी आ सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो इसीलिए पहले हम SN1 आपको बता रहे हैं, और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। फिर अगले वीडियो में हम SN2 बताएंगे, जो बिल्कुल इसका उल्टा होगा, और इसके भी हाफ पे पढ़ा जाएगा। तो आप इस वीडियो को पढ़ के समझ लो। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखें। अच्छा लगता है, अगला वीडियो भी आप सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और वीडियो जो इस चैप्टर के अपलोड होने हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि मेरा विचार है कि इस चैप्टर के डेली 1-2 वीडियो शेयर करने का, ताकि 4-5 डेज में आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हम इस पूरे चैप्टर का शॉर्ट वीडियो देंगे 1 घंटे का, 1.25 घंटे का। वो वीडियो आप एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ना, बोर्ड के एग्ज़ाम से जस्ट पहले, वो 1-1.25 घंटे का, उसमें पूरा चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये सारे वीडियो देख लेना, ताकि आपको वो वीडियो अच्छा समझ में आ जाएगा, और आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी हो जाएगी। और आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए, आपकी नीट JEE कंपटीशन के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। राम राम।